अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बेटा मेरे साथ पेज नंबर 192 निकाल लें। और कल हमने 8.5 तक किए थे, आज हम 8.6 स्टार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ मैं 8.6 मेंशन कर देता हूँ। अच्छा बेटा देख लेते हैं कि 8.6 में क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिकल हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड। जॉल पर सेकेंड आपको याद है जी किसका यूनिट होता था? जी पावर का यूनिट होता था। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी जी? 1000 जॉल पर सेकेंड। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल हीटर ने 1000 जॉल पर सेकेंड की स्पीड से की पावर से, यानी कि उसने इलेक्ट्रिक हीटर ने हीट सप्लाई की है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम चाहिए होगा क्या करने के लिए जी? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम। मास कितना दे दिया उसने बेटा आपको? 200 ग्राम। अब ये में ग्राम में आप जानते हैं कि ये तो वैल्यू ऐसा यूनिट में नहीं है। आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 डिवाइड बाय 10 यानी कि 0.2 kg आपके पास आंसर निकल आएगा। ठीक है जी बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक मास की। उसके बाद वो क्या कह रहा है? फ्रॉम, यानी जिस वक्त टेम्परेचर दिया था उस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस था। आप इसमें 273 ऐड करते हैं ताकि ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। और कितने टेम्परेचर तक ले जाने के लिए? 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 ऐड कर देंगे आप 90 में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 363 केल्विन। ठीक है जी बेटा। तो अब वैसे तो देखा जाए तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W/T। W क्या है? वर्क, और वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट क्या होता है? वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर W की जगह पर Q लिख सकते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसकी जगह पर डेल्टा Q पुट कर दूँगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने तो हीट सप्लाई की है ना। टाइम यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों की जगह आपस में इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि टाइम फाइंड आउट करना ना हमने। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा क्यू की जगह फॉर्मूला क्या है? MC डेल्टा T, और पावर यहाँ आ जाएगा। अब बेटा वैल्यूज की पुटिंग कर लेते हैं। टाइम, मास कितना हमारे पास? 0.2 किलोग्राम। C अंडरस्टूड होना चाहिए, वो कभी नहीं बताएगा, आपको खुद याद होना चाहिए। वाटर के हवाले से 4200 जॉल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। डेल्टा T आपका टेम्परेचर का डिफरेंस है, वो 363 में से 293 को सब्ट्रैक्ट कर लें आप, यानी कि T2 माइनस T1 कर लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो उसको देख ले जरा। 0.2 मल्टीप्लाई 4200, और बेटा आपके पास आंसर आएगा 840। और इधर से अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं 363 माइनस 293 का, तो आपके पास बेटा जो आंसर निकलेगा केल्विन में वो 90 माइनस 20 का, यानी सिमिलर 70 आंसर निकलेगा। ठीक है जी बेटा। अब ये 840 के अंदर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 70 को। आई होप कैमरा इस पर फोकस कर रहा होगा। तो ये बेटा आपके सामने नज़र आ रहा है 58800। आपके पास 58800 आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बेटा आपने की थी वो ये था कि डिवाइडेड बाय पावर था। तो डिवाइडेड बाय पावर कितना आपका? 1000। तो ये स्टेप बेटा आपने साथ साथ लेकर चलना था। ठीक है जी। अब आप डिवाइड बाय 1000 कर दें, 00 कैंसिल पर 00, आपके पास आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड। तो बेटा यहाँ तक बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। एक दफ़ा फिर जरा अच्छी तरह समझ लें। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर है, 1000 जॉल पर सेकेंड की स्पीड से, पावर से वो 200 ग्राम ऑफ वाटर को जो है इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक लाने के लिए हीट सप्लाई करता है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक लाने में कितना टाइम खर्च होगा। हमने मास को पहले कन्वर्ट कर लिया डिवाइड बाय 1000 करके,
सॉल्व किया तो आंसर 0.2 kg निकला। इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसमें ऐड किया था 293 को, इसमें भी ऐड किया था 273 को, तो इसका आंसर 293 आ गया था, इसका 363 आ गया था। अब पावर का फार्मूला वैसे तो आप जानते हो W/T होता है, लेकिन अब हमारे केस में क्या होगा कि वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सप्लाई तो हीट हुई है, तो इसलिए हम डेल्टा क्यू पुट कर देंगे। इन दोनों की जगह इंटरचेंज करेंगे क्योंकि हमें तो टाइम फाइंड आउट करना है। डेल्टा क्यू MC डेल्टा T के इक्वल होता है, P पावर है, M की जगह 0.2, C की जगह 4200 जॉल केजी इनवर्स, डेल्टा T का टेम्परेचर डिफरेंस 70 होता है और डिवाइड बाय 1000 क्योंकि पावर आपकी 1000 है, तो सारे को सॉल्व करने से 58.8 बटा आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लें जरा। 8.7 हाउ मच विल आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। तो 8.7 में वो क्या कह रहा है जी कि डेल्टा QF उसने आपको कितना दे दिया है 50,000 जॉल, ठीक है जी। हाउ मच मास आपने फाइंड आउट करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF उसने आपको दिया हुआ है 336,000 जॉल केजी इनवर्स। क्यों जी बेटा, आपको फार्मूला याद होगा डेल्टा QF इजिकल टू, हाँ जी, MHF। आपको तो मास चाहिए, डेल्टा QF की जगह डेल्टा QF की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है जी। मास की जगह मास की वैल्यू पुट कर दो जो कि हमें नहीं पता, मास ही है। HF की जगह पर 336,000 पुट कर दो, मास को यही रहने दो, 50,000 पे जाकर उसको डिवाइड कर दो। कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0.1488। मैं आपको चेक भी करवा देता हूं कैलकुलेटर से। तो बेटा ये देख लें जरा, मैं आपको दिखा रहा हूं, उम्मीद है कैमरा फोकस कर रहा होगा। 50 डिवाइड 336 सॉल्व कर लें, ये देखिए बेटा 0.1488। तो बेटा इसको आपकी बुक वाले ने ग्राम में दिया हुआ है, पहले इसको राउंड ऑफ कर लें, 15 kg बन जाएगा। अब आपने बेटा इसे ग्राम में लेना है, तो आप जानते हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 होते हैं। तो मास किसके इक्वल आ जाएगा 150 ग्राम के। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। एक दफा फिर जरा अच्छी तरह देख लें। वो कह रहा है कि आपको कितने, अगर 50,000 ग्राम की हीट दी जाए किस मास को जिसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है, तो डेल्टा QF जो है वो MHF के इक्वल होता है। डेल्टा QF की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, HF की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। कटिंग करने के बाद बेटा कैलकुलेटर से मैंने अभी आपको चेक करवाया था, आंसर ये निकला। इसको राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करने के बाद आपने इसे ग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि आपके बुक वाले ने इसका जो जवाब था वो ग्राम में दिया हुआ था। अच्छा ठीक है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लें 8.8। अच्छा बेटा 8.8 को भी तवज्जो से देख लें ज़रा, ये भी थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप अगर तवज्जो देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट। 8.8 में क्वांटिटी ऑफ हीट, टोटल हीट आपको यानी कि सिर्फ क्यू फाइंड आउट करना है, जबकि मास आपको कितना दिया हुआ है जी 100 ग्राम। तो पहली बात तो ये है कि इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, आंसर आपके पास निकलेगा 0.1 किलोग्राम। अब वो कह रहा है कि ये जो उसने आपको दिया था मास, ये आइस का दिया था -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है जी। और इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कह लें आप, इनिशियल टेम्परेचर वो कितना है जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और फाइनल टेम्परेचर जो आपको चाहिए, फाइनल टेम्परेचर जिस तक का आपने हीट फाइंड आउट करनी है वो कितना आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। तो क्वांटिटी ऑफ हीट फाइंड आउट करनी है बेटा, इसमें भी बात पे तवज्जो करनी है आपने। हालांकि उसने आपको साथ में बताया हुआ भी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, उसने दे दिया ब्रैकेट में 2100 जॉल केजी इनवर्स,
केल्विन इनवर्स है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको खुद पता होनी चाहिए, वैसे इसकी भी खुद पता होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बोर्ड में ये दे दे, बट आपको याद खुद करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए। याद है बेटा, बात समझ में आ गई। अब ये बाकायदा हिस्सा नहीं है, इससे मैं जरा डॉटेड में दे देता हूँ, ये समझना ब्रैकेट में डाला हुआ है, दे उसकी मर्जी ना दे उसकी मर्जी, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो बेटा इसमें जो हीट है ना, जरा अगर आप लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन वाले आर्टिकल को रिकॉल करें तो आपको जहन में आएगा कि हीट सबसे पहले तो वो चाहिए होगी, ये देखिए मैं लिख भी देता हूँ, पर हीट रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आइस ही होती है ना, तो सबसे पहला क्या होगा जी, डेल्टा Q 1 कर लो आप, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, MC डेल्टा T, ठीक है जी। तो मास कितना आपका 0.1, यही गिवन था आपको। अब क्योंकि आइस है तो इसलिए 4200 नहीं लगाएंगे हम, कितना लगाएंगे जी, 2100 जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। और डेल्टा टी का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, इस केस में भी वो T2 माइनस T1 ही होगा। अच्छा, अब T1 माइनस T2 क्या होगा, पहले इसको जरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एक जीरो कम हो जाएगा बस, तो ये 210 आ जाएगा, और इधर T2 ये है, T1 ये है, तो 0 माइनस 10 हो जाएगा, तो 2210 इंटू 10 आ जाएगा, और ये 2100 की जॉल की हीट पहले स्टेप में जो आपने आइस को दी है वो मिलेगी, ठीक है जी। अब क्या हो गया, बात को फॉलो रखना है आपने, समझते रहना साथ साथ। वो क्या है कि आपने अभी आइस थी -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ाया है, लेकिन है आइस। अब अगला स्टेप क्या होगा, हीट रिक्वायर टू चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर। आप जानते हैं इस दौरान में टेम्परेचर नहीं बढ़ता होता, टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, और फार्मूला भी आप जानते हैं बेटा, यही वाला इस्तेमाल होगा। तो देख लें बेटा, डेल्टा क्यू है, फार्मूला लगाएंगे आप वापस पहले वाला, आप जानते हैं MHF के इक्वल होगा। तो अब मास बेटा वही है आपका 0.1 किलोग्राम, HF भी आपका वाटर की सूरत में आपको पता होता है 3.365 मल्टीप्लाई 6 10⁵ जॉल केजी इनवर्स होता है, या जिस तरह बुक वाले ने कहा था उस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आंसर 3.36 मल्टीप्लाई 10⁴ हो जाएगा, जिसको अगर इसे आगे लेके जाएं तो फिर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है जी। अब ये तो क्या हो गया बेटा, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है, यानी कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस का टेम्परेचर बढ़ के 0 हो गया था। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो गया, स्टेट चेंज हो गई। अब हमें क्या चाहिए होगा, तीसरा स्टेप, हीट रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। आप देख लो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वाटर का, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, किससे किस तक, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फार्मूला वही लगेगा, डेल्टा क्यू, अब मैं इसको 2 का नाम दे देता हूं, MC डेल्टा T, ठीक है बेटा। अब क्योंकि वाटर है तो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी लगेगी, तो डेल्टा Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, MC, वैल्यूज की पुटिंग कर लेते हैं, मास वही रहेगा, मास में चेंज नहीं होना, 0.1 kg, C 4200 आ जाएगा,
और टेम्परेचर का डिफरेंस बेटा कितना होगा, T2 माइनस T1। अब T2 ये है, T1 ये है, T माइनस 0 हो जाएगा। मैं ऊपर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ज़हन में आ जाए कि बात क्या की है मैंने। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला 10 और ये वाला 10 कट जाएंगे और 4200 जॉल हीट आ जाएगी। अब टोटल हीट Q जो आपको चाहिए थी, सॉरी, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा QF प्लस डेल्टा Q2, जो 3 स्टेप्स में आपको हीट हासिल हुई थी। पहले स्टेप में 2100 जॉल हीट हासिल हुई थी, दूसरे स्टेप में आपको 33600 जॉल हीट हासिल हुई थी और तीसरे स्टेप में 4200 जॉल हीट हासिल हुई थी। अब इन तीनों को बेटा ऐड कर देंगे, ठीक है जी। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। टू 100 प्लस 33600 प्लस 4200। तो देखिए बेटा आपके पास सामने जो आंसर आ रहा है वो 39900 आंसर आ रहा है, 39900 जॉल। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर है। तो अगर आप जरा गौर से देखें, बुक वाले ने भी ये आंसर दिया है। इसमें जो मेन थीम है वो आपको ज़हन में जो रखने वाली बात है, मास उसने आइस का दिया था जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड था, पहुंचाना 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहता था, लेकिन इसके दौरान चेंज ऑफ स्टेट भी होना था। तो एक हीट तो वो चाहिए जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस आइस का टेम्परेचर बढ़ाएगी। दूसरी हीट आपको वो चाहिए जो उसकी स्टेट को चेंज कराएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक। उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और एक बेटा आपको हीट वो चाहिए जो टेम्परेचर चेंज कराएगी वाटर का, ठीक है जी, वाटर का टेम्परेचर चेंज करवाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इन सबको इस तरह से सॉल्व करके ऐड करके बेटा आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, 9 न्यूमेरिकल देख लेंगे। नाइन न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट आपको कितनी चाहिए होगी, यानी इस दफा वो डेल्टा क्यूबी की डिमांड कर रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता लगा, वो बेटा के क्वेश्चन में आ रहा है बात। चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का मास उसने दे दिया आपको 100 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ता है और आपके पास आंसर 0.1 किलोग्राम आ जाएगा, 00 के कैंसिलेशन के बाद। अब आपको क्या करना है, लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी HV उसने आपको दिया हुआ है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल केजी इनवर्स। बेटा वही बात आ जाएगी, डेल्टा QV का फॉर्मूला लगेगा, MHV है, ठीक है जी। डेल्टा QV फाइंड करना है, मास पता है आपको 0.1 है, HV ऊपर दिया हुआ है। अच्छा अब देखिए ये पावर एक माइनस हो जाएगी क्योंकि ये होता है 1/10, एक पावर में कमी आ जाएगी बस, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। 2.26 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल ऑफ हीट, बेटा ये चाहिए हो गया। आसान न्यूमेरिकल था, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक होगी जी बात। डेल्टा क्यूबी फाइंड आउट करना था, मास दिया हुआ था, HV पता है, फार्मूले में पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। निहायत आसान सवाल है। चलिए जी अब लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लंबा है न्यूमेरिकल, तवज्जो से समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट छोटी सी है लेकिन बातें इसमें ज़्यादा हैं। वगैरह फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मास ऑफ स्टीम कितना है जी, यहाँ लिख लेंगे मास, ये 8.10 न्यूमेरिकल है, मास ऑफ स्टीम MS 5 ग्राम, ठीक है जी। अब ग्राम में तो आपको पता हम लेते नहीं हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। MS 5 डिवाइड बाय 1000 तो ये आ जाएगा 0.005 किलोग्राम, ठीक है जी।
उसने ये कहा है कि जी इसको हमने पास कराया है मास ऑफ वाटर, लेकिन मैं MW लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो कितना है 500 ग्राम, फिर ग्राम में दे दिया, फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, किलोग्राम हो जाएगा और आंसर निकलेगा 0.5 किलोग्राम। अच्छा जी, अब वो क्या कहना चाह रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है जी, ठीक है, इसका टेम्परेचर है T10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा देखिए, मैं टेम्परेचर को ना 2-3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। इसको मैं कह देता हूँ, ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर से T1 कह देता हूँ, ठीक है, और जिस टेम्परेचर तक पहुंचना है उसको मैं T2 का नाम दे देता हूँ, वो हमें नहीं पता, और T3 जो हमें गिवन टेम्परेचर दिया हुआ वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि स्टीम का टेम्परेचर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को थोड़ा ज़हन में रखना है। पहले सवाल को थोड़ा अच्छी तरह समझ लेंगे, मैंने सिर्फ डाटा लिखा, अभी सवाल नहीं समझाया। उसने ये कहा है कि जी 500 ग्राम का पानी है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उसमें 5 ग्राम की स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 ग्राम है को गुजारा जाए। तो गुजारने से साधारण बात है, इतनी ज़्यादा हीट है तो उस टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाएगा ना। वो बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर कितना हो जाएगा, सवाल ये है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सवाल की। दोबारा फिर बता देता हूँ, आधा किलोग्राम पानी जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है में से 5 ग्राम की स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है को गुजारा जाए तो टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ के कितना होता है फाइंड आउट करके बताओ। ठीक होगी जी बात बेटा? तो इसमें बेटा थोड़ी सी चीज़ जो इस्तेमाल हो रही है वो आपकी किताब में दी हुई नहीं है, इसलिए आम तौर पर ये टीचर्स सही तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते या बच्चों को सही तरीके से समझ नहीं आ पाता। तो उस चीज़ को ज़रा तवज्जो से समझेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसमें इस्तेमाल होता है बेटा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, ठीक है जी। ये पहले पुरानी किताबों में आया करता था, ये जो अब आपकी नई बुक है इसमें ये चीज़ नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाद लोगों के लिए समझाना, ठीक है। तो अब बेटा इसमें क्या कहता है कि हीट लॉस्ट, वैसे तो लंबा हो जाएगा कि एक बॉडी जो हीट लॉस करता है इज इक्वल टू गेन, हीट गेन बाय अनदर ऑब्जेक्ट। तो हीट लॉस जितना होता है उतना ही हीट गेन होता है। तो इस चीज़ को बेटा समझ लेना है, ये कुछ स्टेप्स में होगा, तो वो जो ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी बात आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो ज़रा इधर देख लें अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो बेटा हम फाइंड आउट करते हैं हीट लॉस्ट। तो अगर आप गौर करें, हीट, पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, हीट लॉस्ट बाय स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्या होगा, डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू MHV। मास कितना है याद रखिएगा, स्टीम की भी बात कर रहा हूँ तो स्टीम का मास लिखेंगे 0.005 किलोग्राम। HV कितना दिया हुआ है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल kg इनवर्स, ठीक है जी। कैलकुलेटर से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मेरे साथ आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेटर उठाएंगे बेटा, 0.005 मल्टीप्लाई 2.26 और 10 की पावर, इधर 10 की पावर के लिए बटन, एक मिनट बटन देख लो बेटा, कैलकुलेटर है चेंज, तो इसमें चले आप वैल्यू पूरी लिख लेना जरा, उसमें इजी हो जाएगा, पॉइंट नहीं लिखते हम, मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप इसको देख लें जरा, दोबारा कर लेते, 0.005 मल्टीप्लाई 226, अब 2 जीरो इधर के हैं तो 4 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 3 4, तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 11300, ठीक है जी। तो ये हीट है तो जॉल में आ जाएगा। अच्छा अब आपने क्या ध्यान में रखा था, हीट लॉस की है स्टीम ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अभी स्टीम ने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ली थी ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, जिसमें चेंज ऑफ स्टेट हुआ था, वो खारिज की है। अब हीट जैसे ही लॉस करेगा तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो अब हम कहेंगे हीट लॉस्ट बाय वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब वही स्टीम पानी बन गया है, तो वो अब जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से T2 टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट खारिज करेगा वो फाइंड आउट करनी है। तो वो डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है जी। वो क्या हो जाएगा, MC डेल्टा T। मास स्टीम का ही इस्तेमाल होगा क्योंकि स्टीम वाला ही तो अब वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो 0.005, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अभी बात सिर्फ स्टीम की चल रही है, हीट देने का काम सिर्फ स्टीम का है, लेने का काम वाटर का है। जो वाटर थी आपका जो आधा किलोग्राम वाला था 4200 होगा, और टेम्परेचर का डिफरेंस 100 में से T2 यानी T3 माइनस T2 है ना, तो 100 माइनस T2 हो जाएगा। तो इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 0.005 मल्टीप्लाई 4200, आपके पास आंसर आ गया बेटा 21 इंटू 100 माइनस T2, 2100 माइनस 21 T2, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान में रख लें। अच्छा, अब आ जाएगा हीट गेन बाय वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो स्टेप में तो हीट खारिज हुई है, सिर्फ एक स्टेप में हीट गेन होगी, और उसके लिए भी फार्मूला लगेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब जो मास है ये वो वाटर वाला है जिसने हीट लेनी है, और लेने वाला कौन सा है, ये 500 ग्राम वाला पानी। 0.5 kg, C पानी 4200, टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा, तो अब की बारी में क्या होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2100, और T2 आपका क्या है, T2 आपने फाइंड आउट करना है, T1 आपका 10 था शुरू में, तो इसको भी सॉल्व कर लें। 2100 T2 माइनस 21,000, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास कुछ इक्वेशंस बन गई हैं T2 की शेप में, क्योंकि हमने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। दोबारा लिख लेंगे बेटा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। गेन एक स्टेप में हुआ, लॉस दो स्टेप में हुआ। तो लॉस वाले में कौन था, एक आपको 13300 जॉल हीट मिली थी, एक आपको इस इक्वेशन में हीट मिली थी 2100 माइनस 21 T2, और जो बेटा आपको हीट गेन हुई है वो सिर्फ इस स्टेप में हुई है 2100 T2 माइनस 21,000। अब आपका बेटा काम क्या है, आप सारी न्यूमेरिक वैल्यूज को एक साइड पर ले जाएं और सारी T2 वाली वैल्यूज को एक साइड पर ले जाएं, ठीक है। तो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, बाकी को उठा के इधर ले आता हूँ। 11300 प्लस 2100, और ये वाला इधर आकर प्लस 21,000 हो जाएगा, जबकि यहाँ 2100 T2 और ये वाला माइनस वाला उठकर यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 21 T2। इन सारों को ऐड कर लेते हैं बेटा, तो 11300 प्लस 2100 प्लस 21,000। देखिए बेटा आपके सामने आंसर क्या आ रहा है, 344 और 00, 34400। T2 हमें चाहिए, इसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे। देखिए जी बेटा, ये डिवाइड का बटन 2121, आंसर आ गया बेटा आपके सामने 16.2। एक दफा फिर जरा तवज्जो से समझ लें, बिल्कुल आसान सी बात है। 5 ग्राम की स्टीम थी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, आधा किलोग्राम का पानी था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था। आधा किलोग्राम पानी में से जब ये स्टीम गुजारी उसका टेम्परेचर बढ़कर क्या हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल करेंगे, हीट लॉस्ट बाय द बॉडी यानी स्टीम, और हीट गेन बाय द वाटर। हीट लॉस बाय स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले आपने सॉल्व किया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला लगा। जब वही स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसने जितनी हीट लॉस की वो फाइंड आउट कर लिया। हीट गेन बाय वाटर, वो जो आधा किलोग्राम का पानी था, ये दोनों हीट उसने ली, तो उसका फार्मूला ये आ गया। तो आपने बेटा सारी वैल्यूज पुटिंग की,
और न्यूमेरिक वैल्यू एक साइड पर कर दी और दूसरी वैल्यूज एक साइड पर कर दी। उसके बाद बेटा आप सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर